वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। नया साल, ईसवी सन कह सकते हैं, 2025 का आगमन हो गया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन शुभकामनाओं के साथ में जो पहले शुभ शुभ होगा 2025 में, उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। कुछ जो थोड़ी चिंताएं हैं उनका भी थोड़ा रूपांकन कर लेंगे। और कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि 2025 बहुत अच्छा जाएगा। मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कुछ हद तक राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या बड़े बदलाव होंगे जो हमारी आपकी आंखों के सामने आएंगे, उनकी चर्चा कर लेना और अपने आप को उनके लिए तैयार कर लेना, इस वीडियो का बड़ा मेरा लक्ष्य है। तो पुनः आपको शुभकामनाएं। 2025 की अगवानी हम आनंदपूर्वक कर ही रहे हैं, इसी रूप में करें। सब मेल भाव, प्रेम भाव सबका बढ़े, दुनिया में भारत का डंका बजे और आपकी उन्नति हो। साथ ही अपने YouTube चैनल जो अपनी है मनहर की गपशप, इसकी भी खूब प्रगति हो। अभी तो लगभग 10,000 इसके सब्सक्राइबर हैं और आप लोगों का ऐसा ही प्रेम रहा तो ये शायद लाखों में ये जाएगी। ये वैचारिक अभियान है, ये चैनल वैचारिक अभियान है जिसमें आप हम सब लोग लगे हुए हैं। लक्ष्य इसमें सब्सक्राइबर और ये सब, इसके लिए मैंने शुरू से बोलता रहा हूँ, है नहीं, लेकिन अगर ये होता है तो ये ज़्यादा लोगों तक जाएगा। हमारा अभिमत, आपका अभिमत मिलकर राष्ट्र का अभिमत बन जाए, इस बतौर, इस लक्ष्य से ये चैनल है। दुनिया में अभी हम विहंगम दृष्टिकोण से देखें, व्यापक दृष्टिकोण से देखें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे और यह तिथि दुनिया के लिए एक परिवर्तन लेके आएगी, भारत के लिए भी एक परिवर्तन लेके आएगी। ये जो अभी तक बाइडन जी थे, बाइडन ने बहुत सारे फाउंडेशंस एक तरीके से लगा कर, ये तो मोदी थे तो उसको निभा गए, पता नहीं चलने दिया। वरना भारत की जड़ें काटना, भारत के अहित में भी कुछ कुछ चुपचाप फैसले करते रहना, ये कार्य बाइडन प्रशासन में हुआ, क्योंकि वो वामपंथी प्रशासन था पूरा। और जो ट्रंप का प्रशासन है, क्योंकि ट्रंप और मोदी दोनों के बीच में याराना है, दोनों के बीच में मित्रता है। और जब दो राष्ट्राध्यक्ष की याराना मित्रता रहती है तो दो राष्ट्रों की मित्रता और याराना होती है। इस दृष्टिकोण से मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा काल 20 जनवरी 2025 के बाद में भारत का आने वाला है। दुनिया में और क्या उलटफेर होगा, दुनिया में आप लिख के रख लीजिएगा, यूक्रेन और भारत और रशिया, इन तीनों के तालमेल से अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, भारत, जो कि चारों के बीच में एक ऐसा मेल जोल का क्रम बढ़ेगा जिसके कारण से यूक्रेन और रूस का युद्ध समाप्त हो जाएगा। लिख के रख लीजिए, क्योंकि जो पुतिन हैं राष्ट्रपति रूस के, उनकी और ट्रंप की पहले बहुत मित्रता रही है, अभी भी मित्रता है। कहने का मतलब जैसे मोदी जी और ट्रंप की मित्रता है, पुतिन और ट्रंप की भी वैसे ही मित्रता है। तो इसमें, और उन्होंने अभी चुनाव के समय ही, राष्ट्रपति चुनाव के समय कह दिया था कि मैं इस युद्ध को समाप्त करा दूंगा, और अब ये समाप्त करा देंगे। क्योंकि ट्रंप के पास दो चेहरे नहीं है, वो जो बोलता है बंदा वही करता है। तो ये युद्ध समाप्त होगा। एक परिवर्तन नहीं आने वाला, वो परिवर्तन है इधर से इजराइल और ईरान की शत्रुता का। इसमें अमेरिका का रुख जैसा बाइडन प्रशासन का था वैसा ही ट्रंप का रहेगा। ये गाजा पट्टी को गाजर मूली बनाने की प्रक्रिया चलती रहेगी। और ईरान और अभी देख रहे हैं हम कि बाकी देश भी उससे पीछे जा रहे हैं। तो ये तो जातीय नहीं कहना चाहिए, एक किस्म की वैमनस्यता है और जो सदियों हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसका निपटारा बेचारा न ये कर सकता है ट्रंप, और न मोदी जी ने भी प्रयास किया। ट्रंप भी प्रयास करेंगे, लेकिन वो वहाँ पर मुझे लगता है कि वो काम तो चलता रहेगा। ये वैमनस्यता जाने वाली नहीं है, लेकिन वो उसी तरीके से चलती रहेगी जैसे पड़ोसियों के खट पर चलती है, चलती रहेगी। इधर बांग्लादेश में बड़ा परिवर्तन आएगा। बाइडेन ने चुपचाप जो जहर का बीज बोया था
और वहाँ पर तख्ता पलट का कार्य करवाया। उसके लिए बहुत सारे काम हुए, दुनिया जानती है इस बात को। अमेरिका का बड़ा रोल है, और अमेरिका मतलब बाइडेन प्रशासन का। ट्रंप के आने के बाद में आप देखेंगे कि वहाँ चुनाव भी होंगे, और ये आश्चर्य नहीं होगा आपको कि वहाँ पर शेख हसीना जी वापस राष्ट्रपति के रूप में पहुँच सकती है, इसकी पूरी संभावना है। तो ये एक परिवर्तन भारत के दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, पड़ोसी बच्चा है हमारा, बल्कि उसको तो हम पोता कहना चाहिए। भारत का पोता है, क्योंकि भारत का बच्चा पाकिस्तान और पाकिस्तान का बच्चा बांग्लादेश। तो ये होगा, बांग्लादेश में स्थिरता भी आ सकती है, चुनाव भी होंगे, और शेख हसीना का जो निर्वासन है, ये मुझे लगता है कि वापस वो बांग्लादेश में कम से कम शक्ति रूप में पहुंचेगी, क्योंकि अमेरिका से जो खुराक मिल रही है वहाँ के बांग्लादेश के सत्ताधीशों को, वो समाप्त हो जाएगी। ये परिवर्तन आएगा। पाकिस्तान के पास में तो कटोरा है, एक कटोरा बदल सकता है, कोई दूसरा कटोरा, किसी और धातु का कटोरा मिल जाएगा, कटोरा ही उसके पास में रहना है, क्योंकि वहाँ की जनता। और अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, इसको ज़रूर ट्रंप बंद करवा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के हाथों में है अफगानिस्तान। और वो सारे आतंकवादी गुट जो चले थे, वो कहीं ना कहीं ट्रंप को अच्छे से पता है। ट्रंप के कार्यकाल में वो सेना वहाँ से अफगानिस्तान से लौट के गई थी। तो राजनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारा परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन छोटे नहीं हैं, ये परिवर्तन युद्ध से फिर शांति की ओर जाने वाले परिवर्तन हैं जो होंगे। तो ये तो हुआ वहाँ का। अब बात कर रहे हैं हम आर्थिक स्थिति पर। तो आर्थिक स्थिति पर 3 राष्ट्र दुनिया में उभर के आएंगे, भारत, अमेरिका, चीन। अभी भी चीन और अमेरिका के बीच में द्वंद्व है, दोनों के बीच में लड़ाई, दोनों के आर्थिक हित ही जुड़ रहे हैं। आर्थिक हित मतलब व्यापार के हित, और भारत इसमें नया उगता हुआ राष्ट्र है, जो आर्थिक रूप से भी और व्यापारिक रूप से भी। क्योंकि आप हथियार से लड़ोगे तो हथियार आएंगे कहाँ से? धन से ना आएंगे। तो सब कुछ पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा व्यापार से ही आता है, पैसा उद्योग से ही आता है। पैसा अंततोगत्वा तो राष्ट्रों के बीच में जो व्यापार होता है उससे ही पैसा पनपता है। ये व्यापार चाहे वस्तुओं का हो, यह व्यापार चाहे बनी हुई वस्तुओं का हो, धातुओं का हो, या अन्य चीज़ें जो राष्ट्र में निर्मित होती है उनका हो। तो कुल मिलाकर के भारत और अमेरिका एक तरफ होंगे और चीन अलग थलग पड़ेगा। लेकिन चीन बहुत बड़ी शक्ति है आर्थिक रूप से, उसको कम नहीं आंका जा सकता है। ये केवल ऐसा ही नहीं है कि हवा में उड़ा दे। तो क्योंकि और ट्रंप इसलिए सफल हो पाएंगे चीन को दबा करके, और भारत अब बिल्कुल ऐसा करेंगे। वो चीन और भारत में से एक का चुनाव करना पड़े तो ट्रंप हजार बार भारत का ही चुनाव करेंगे, भारत को अपने साथ लेंगे। और अभी जो चीन जो चाल चल रहा है कि अपने यहाँ का उत्पादन करके और भारत में डंपिंग स्टेशन बना करके यहाँ का सामान फिर वो अमेरिका पहुँचा रहा है, क्योंकि जो चीनी राष्ट्रपति, उनको पता है जिनपिंग को कि ये जो कुछ भी करेंगे वो जिनपिंग नहीं, हमारे चीन की बात कर रहे हैं हम। तो वो कुल मिलाकर के जो भी करेंगे वो ये करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति चीन पर के साथ सख्त होंगे, लेकिन भारत के साथ सख्त नहीं होंगे। चीन इस बात को पहले से भांप चुका है, इसलिए चीनी मेड इन चीनी चाइना सामान को वो भारत में डंप करा रहा है, और निर्यात यहाँ से होगा। भारत को उसमें कोई आपत्ति नहीं। भारत को तो जो निर्यात का जो तमगा मिलना है और जो टैक्स मिलना है, जो लाभ मिलना है, वो होगा। और याद रखना, मोदी भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन लेकिन राष्ट्र के लिए, देश के लिए, देश का भला जिसमें हो। तो इस दृष्टिकोण से मोदी, और अभी क्या है, एक ज़माने में अभी हमारे मनमोहन सिंह जी गए, लेकिन वो हाथ जोड़ो राजनीति मोदी के पास नहीं है। मोदी तो कहते रहे आंख मिला के बात करेंगे, हाथ मिलाएंगे तो दोनों हाथ एक साथ बढ़ेंगे तब हाथ मिलेंगे। यूँ नहीं कि एक हाथ जोड़ के खड़ा है और दूसरा कह रहा शाबाश बहुत अच्छा। इसलिए बराबरी से बात होगी। तो दुनिया में अब दादागिरी न अमेरिका की चलेगी, न ही चाइना की चलेगी, और रूस की तो बेचारे की सवाल ही नहीं होता, युद्ध में उलझा हुआ 3 साल से। तो अमेरिका चीन के द्वंद्व में भारत महाशक्ति बन के उभर चुका है। अब उसका आर्थिक रूप से महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए उसको जो तीसरी अर्थव्यवस्था है उसको बनना पड़ेगा। तो तीसरी अर्थव्यवस्था आने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। अभी की हालत में लगभग चौथी अर्थव्यवस्था है, और तीसरी अर्थव्यवस्था
का मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा शक्ति संपन्न होकर के हमारी जीडीपी, हमारे यहाँ पर जो अभी चीज़ें हम आयात करते हैं आज की हालत, ये कब होगा? हम तीसरी अर्थव्यवस्था तब बनाएंगे जब दुनिया के सारे देशों को हमारा माल जाएगा, हम निर्यातक बड़े बनेंगे। अमेरिका क्यों पहली अर्थव्यवस्था है? चाइना क्यों पहली और दूसरी अर्थव्यवस्था के बीच में डोल रहे हैं? क्योंकि ये निर्यातक है। ये देश निर्यातक हुए बिना आप अर्थव्यवस्था अपनी ठीक नहीं कर सकते। जब चीज़ें को बाहर से बुलाओगे तो आपके सारे डॉलर, आपके सारे धन संपदा तो बाहर जा रही है। उसको रोकने के लिए आपको निर्यातक बनना पड़ेगा। निर्यातक बनने के लिए ऐसे सामान बनाने पड़ेंगे जिनकी दुनिया में मांग हो। इसमें हथियार भी शामिल है। हथियार का निर्माता बनना पड़ेगा। हथियार का निर्माता बनने के साथ हथियार का विक्रेता बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको उस अनुकूल हथियार बनाने पड़ेगा। आज ही कल की भी बात है कि हमने एक ऐसा अभी अपने अंतरिक्ष में अपना उसको एक भेज दिया है उपकरण, जिसके माध्यम से 2 उपग्रहों को आपस में जोड़ा जा सकता है और 2 उपग्रहों को वहाँ से फिर अलग भी किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी अब तक केवल अमेरिका के पास थी, चीन के पास थी और रूस के पास थी। चौथा ऐसा देश होगा और इसको करने में भी लगभग 1 महीने का समय और लगेगा। अभी सफलतापूर्वक हमने प्रक्षेपण कर दिया है। वो उसका जो प्रयोग होना है, अगर वो हो गया तो फिर हम कई क्षेत्रों में और आगे बढ़ेंगे। इसलिए विज्ञान का ज्ञान ही राष्ट्र को आगे लेके जाता है। अमेरिका आगे बढ़ा हो, रूस आगे बढ़ा हो, चीन आगे बढ़ा हो, भारत को भी उसी लाइन पे जाना पड़ेगा और उसके लिए हमें निश्चित रूप से विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हम लोग पहुंच जाएंगे। ये सब होने वाला है, ये सब मोदी के कार्यकाल में होने वाला है। और याद रखना, मोदी का साथ देना मतलब राष्ट्र को साथ देना है और मोदी के बरक्स अन्य लोगों को साथ देना। भले ही वे आप हमारी ममता दीदी हो, भले ही आपके वो लालू यादव और तेजस्वी बच्चा, उधर से समाजवादी पार्टी के वो जो अखिलेश जी हो, ये सब, और राहुल का तो नाम लेना मतलब अपने जुबान खराब करना है। तो कांग्रेस और राहुल तो देश की जो दुरावस्था कैसे हो और कितना जल्दी हो, इसके लिए ये लगे हुए निरंतर। मैं विशुद्ध पहले भी बोलता रहा हूँ कि, और जैसा कि लोग कहते हैं कि ये चीनी एजेंट है, और ये पूरा परिवार ही चीनी एजेंट है। चीन से पैसा लेना, चीन से डोनेशंस लेना। राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने अरब रुपया चीन ने डोनेशन दे रखा। भाई ये डोनेशन क्यों लिया आपने राजीव गांधी फाउंडेशन, बहुत लंबी बात है। तो कुल मिलाकर के जो उम्मीद की किरण है वो मोदी सरकार है। मोदी जैसा तपस्वी व्यक्ति मिलना इस भारत के लिए नए उजाले की तरह है। इसीलिए उसका साथ देना हम सबका कर्तव्य बनता है। सब लोग दे भी रहे हैं, देना भी चाहिए। अब ये सब कुछ तो होगा वैश्विक स्तर पर, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वह राजनीतिक रूप से उठापटक में भारत सबके बीच में एक समन्वयकर्ता के रूप में, संयोजककर्ता के रूप में रहेगा। और एक उसकी उज्जवल, जैसे मोदी की छवि धवल है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष की छवि के आधार पर राष्ट्र की छवि बनती है। तो चूंकि मोदी की छवि अच्छी है, इसलिए पूरी राष्ट्र की छवि भी हमारी बहुत अच्छी जा रही है, स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में जा रही है, ईमानदार राष्ट्र के रूप में जा रही है। और जैसे मोदी जी बोलते हैं, चीज़ें ऐसी बनाएं कि दुनिया में हमारा डंका बजे, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। तो जैसे चीनी माल की सब लोग मजाक बनाते हैं कि उसकी कोई गारंटी नहीं, उसके बरक्स अगर भारत की बात हो तो ऐसा माल हम बनाएं कि दुनिया में उसका उदाहरण दिया जाए कि भारत का माल है, मतलब आप निश्चिंत होकर खरीदो, ऐसा माल हम बनाएं। तो ये कार्य होगा निश्चित रूप से। बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 10-12 साल में कितना काम हम आगे बढ़ चुके हैं। वरना मनमोहन सिंह जी ने जहाँ से छोड़ा था वहाँ तो त्राही त्राही मच रही थी। याद करके देखिए कि हम कहाँ पर थे। फिर से हमारा सोना गिरवी रखने की हालत आ गई थी। फिर से 2013-14 में देश में केवल भ्रष्टाचार, अंधकार, हाहाकार ये मचा हुआ था। पेट्रोल पंप पर ताले लगे हुए थे। हाँ, गैस की टंकियों के लिए 500 लोग सुबह 4 बजे उठ के और लाइन में लगे रहे थे। वहाँ से राष्ट्र को यहाँ तक ये लेके आया है। इस बंदे के पीछे राष्ट्र खड़ा है, इस बंदे के पीछे देशवासियों की सदिच्छाएं खड़ी हुई है। इसलिए इसको सफल होना ही चाहिए, हो भी रहे हैं। अब राजनीतिक रूप से भारत की बात करें, दिल्ली के चुनाव नज़दीक है। मैं जब मोदी की बात करता हूं तो सहज रूप से 2010 से
13 के बीच में एक और जो राजनीति का कहना चाहिए कि एक सिक्का, जो गलत सिक्का कह सकते हैं, उछल के आया, वो अरविंद केजरीवाल जी थे, जिन्होंने फ्री फ्री फ्री, एक तरफ मोदी जैसा व्यक्ति निकल के आया जो अपने पसीने से भी मुंह पोंछ के और चमकाना की कला जानता है, जो मेहनत करना जानता है, इस राष्ट्र को अपने पांव पर खड़ा करके और मेहनती राष्ट्र के रूप में खड़ा करके, स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में खड़ा करके, और वो जो कर्ज में लदा हुआ छोड़ के गए थे 2013 में मनमोहन सिंह, वहां से निकाल करके कर्जदाता के रूप में आज भारत को बना दिया है। ये कब संभव होगा? जब देश की जनता भी जुझारू होगी, देश की जनता भी बलिदानी होगी, देश की जनता भी मेहनत से पैसे कमाने का जुनून उसके पास में होगा, तब जाकर के ये संभव होता है। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कैसे लुटा लुटा करके, कैसे जो सरकार का धन है उसको लुटा करके योजनाएं, विकास योजनाएं कुछ न हो, लेकिन सब कुछ लुटा करके और वोट ले लिए जाएं और कंगाल हो जाएं। जिस तरह आज के हालत में दिल्ली सरकार भी पूरी कंगाली की अवस्था पर है, कर्नाटक सरकार कंगाली की अवस्था पर है, हिमाचल प्रदेश कंगाली की अवस्था पर, पैसा है ही नहीं योजनाओं के लिए उनके पास में। दिल्ली में 18 महीने से वो मौलवियों को 18,000 रुपये हर महीने देने की बात थी। वो हुजुम का हुजुम मौलवियों का वहाँ पहुँच रहा है कि हमको दो ना, 18 महीने से कोई पैसे नहीं दिए तुमने, तो पैसा हो तो दो। इसीलिए अभी तक वो संजीवनी योजना और कुछ योजना, वृद्धावस्था योजना, 2100 रुपये की योजना, उसके लिए दिल्ली सरकार ने ही, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने और वहाँ के महिला विकास बाल मंत्रालय ने, दिल्ली सरकार ने निकाला कि ये फर्जी योजनाएं हैं, इनका न कोई पोर्टल है और न इनको जो आप हार्ड कॉपी में भर भर कर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ये सब फर्जी वाला चल रहा है। ये सरकार ने, दिल्ली सरकार ने दिया है। अरविंद केजरीवाल की जो आतिशीय मुख्यमंत्री है, उन्हीं के मंत्रालय, उन्हीं के सरकार के द्वारा लिख के दिया, जनता को आगाह किया गया कि इन योजनाओं पर भरोसा नहीं करना। संदीप दीक्षित और भाई अजय माकन ने तो खुलेआम कहा है कि ये देशद्रोही आदमी है। देशद्रोही आदमी इसलिए अरविंद केजरीवाल को बोला क्योंकि ये लुटा देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा इस प्रदेश को। कहाँ शीला दीक्षित छोड़ के गई थी, जो भी होगा, शीला दीक्षित का अपना जीवन का समर्पण भाव रहा होगा। उस समय में बहुत सारे भ्रष्टाचार दिल्ली में हुए, लेकिन काम इतने हुए, वो इतने सारे काम हुए, उन्हीं फ्लाईओवर्स पर, उन्हीं मेट्रो पर, उन्हीं सारे डेवलपमेंट्स पर अब तक दिल्ली खड़ा है। 10-11 साल में 11 कदम भी दिल्ली आगे नहीं बढ़ा इस केजरीवाल के समय पर। केवल ये व्यर्थ की योजनाएं, फ्री योजनाएं बता करके और जनता को मूर्ख बना के, रोहिंग्याओं को बसा करके, उनको बिजली पानी सब कुछ निःशुल्क दे करके और अपने जिहादियों को कुछ संरक्षण दे करके और वो काम कर रहे हैं। तो दिल्ली में एक बड़ा निर्णय होगा। 15 फरवरी 2025 को नई सरकार बन के आएगी और इस बार पूरा लग रहा है कि दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है। मैं भी पिछले दिनों दिल्ली गया था तो मैंने देखा कि वातावरण अब केजरीवाल जी के हाथ से निकल चुका है। इसलिए अब वो मौलवियों को तो अभी दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि वे हिंदू मंदिरों के पुजारियों को भी 18,000 रुपये हर महीने देंगे, जो गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी देंगे। कुल मिलाकर के अब देंगे और खुद शीश महल लेंगे। तो अभी जो स्थिति है कि दिल्ली में 2025 में आप बीजेपी और आप पार्टी के बीच कांटे की टक्कर या बीजेपी मुझे लगता है कि सरकार बना लेगी। एक तो मेरा जो प्रेडिक्शन है ये बोल रहा है। फिर बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार में नीतीश जी का कुछ कहना नहीं, यद्यपि अब पाँव कहना नहीं चाहिए, कब्र में पाँव हैं, लेकिन उनका दिमाग अभी कब्र में नहीं गया है। तो तो वो कौन सा पैंतरेबाजी कर जाए, लेकिन उनको अच्छे से पता है कि लहर वापस राष्ट्रवाद की है, लहर वापस सनातन की है। लालू यादव के पांव जरूर कब्र में हैं और उनका तो बल्कि सिर कब्र में है, पांव बाहर लटक रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि वहाँ पर भी क्योंकि अभी अमित शाह ने, अभी वो आए थे दिल्ली में नीतीश जी, तो अमित शाह ने कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा पहले सिक्योर। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार खुद पिछले चुनाव में कह चुके थे उनका ये आखिरी चुनाव है। तो जब आखिरी चुनाव खेल चुके हो तो फिर तुम मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों बनना चाहते हो? तो अमित शाह जी ने जो भी बोला कि चेहरा कोई नहीं होगा, बिना चेहरे के लड़ेंगे और बाद में जैसा तय कर लेंगे, तो ये एक उचित बात थी। लेकिन उससे भी कहते हैं कि नीतीश जी थोड़े कम प्रसन्न थे, लेकिन नीतीश जी के प्रसन्न होने नहीं होने से इसलिए नहीं, जैसे शरद पवार का बिल्कुल
आखिरी समय महाराष्ट्र में चल रहा है, नीतीश कुमार का आखिरी समय बिहार में चल रहा है, जिस तरह शरद पवार के 8 में से 6 सांसद टूट के तैयार बैठे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी जो 12 सांसद है हमारे जेडीयू के नीतीश कुमार जी के, उसके 10 सांसद तैयार बैठे हुए हैं इससे, और उसी डर से अब वो नीतीश बाहर निकलने का सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के तो ये दोनों बीजेपी और जेडीयू मिलकर ही लड़ेंगे और निश्चित रूप से वहाँ 2/3 बहुमत के साथ में बीजेपी जेडीयू की सरकार वापस बनेगी। ये 2 प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली में कांटे की टक्कर हो सकती है, बिहार में बीजेपी जेडीयू 2/3 बहुमत से जीतेगी, ये प्रेडिक्शन है। इसके अलावा उठापटक तो आपको और भी देखने को मिलेगी। कर्नाटक में भी उठापटक संभावित है, वहाँ भी आनंद की हिलकोरें आएगी, क्योंकि अभी जो सूचनाएं आ रही है कि वहाँ पर जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, वे जो उप मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं, वे मुख्यमंत्री के लिए ताल ठोक रहे हैं। बहुत जल्दी आपको कर्नाटक में कोई बड़ा रूप देखने को मिलेगा, लेकिन 2025 बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, खूब आनंद मिलेगा आपको भी, हमको भी। इस बार साल की शुरुआत में आपसे कह रहा हूं कि मनहर की गपशप, मैं डॉक्टर शम्भू सिंह मनहर आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि एक बार इतने सारे इसको शेयर कर दो कि ये सब तक पहुंच जाए, और साथ ही इसको सब्सक्राइब अब तक नहीं किया हो तो मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, अब आपने मेरे वीडियो पहले भी देखे हैं, लेकिन कह रहा हूँ कि उसको सब्सक्राइब वगैरह क्या होता है वो कर देंगे तो ज़्यादा लोगों तक हम लोग जा पाएंगे, सनातन की बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। सही नैरेटिव बनाने में ये चैनल देश में बड़ा एक अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, हम अच्छा काम कर पाएंगे। भारत माता की जय। पुनः आपको नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं।